चोरदानी नाम का एक गांव था जो दिखने में काफी सुंदर था। यहाँ की सभी व्यवस्थाएं अच्छी थीं, मगर ये एक ऐसा अजीब गांव था जहाँ जेल के अंदर चोर नहीं बल्कि पुलिस बंद रहते थे। इस गांव में चोरों की बहुत इज्जत थी। गांव के थाने में भी चोर ही लोग पूरे थाने को संभालते थे। यही चोरदानी गांव की उड़ती उड़ती खबर कुकू टीवी न्यूज के अखबार के लेखक अमन के पास पहुंचती है। अमन इस अतरंगी गांव पर कुकू टीवी के अखबार में कुछ लिखना चाहता था, इसलिए वो खुद इस गांव में आता है। आते ही वो देखता है कि एक आदमी चोर के कपड़े पहनकर किसी के घर के आगे से गुजर रहा था। चोर चोर चोर! हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? मेरे घर पर सोने चांदी के गहने रखे हुए हैं, कोई उन्हें नहीं चुरा रहा है। आप ही कुछ कीजिए चोर जी। आप घबराइए नहीं, आपके सोने चांदी के गहने मैं चुरा लूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चोर जी। मुझे तो पुलिस का डर लगा रहता है कि वो मेरे गहने चुराने से बचा ना ले। जब तक हम चोर आप लोगों के घर चोरी कर रहे हैं, तब तक आप लोगों को किसी पुलिस वाले से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब अमन दूर से देख रहा था। अमन ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और अपने आप से कहता है, ये कैसा गांव है जो दुनिया से बिल्कुल अलग चल रहा है? ये सारी बातें मैं कुकू टीवी के अखबार में लिखूंगा, मगर मुझे ये भी जानना होगा कि इस गांव में चोर और पुलिस का नाता उल्टा कैसे पड़ गया। एक काम करता हूँ, इस औरत से ही पूछता हूँ। अमन उस औरत के पास जाता है और उनसे पूछता है, हेलो जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि चोर को यहाँ इतनी आसानी से चोरी करने क्यों दिया जा रहा है और पुलिस को जेल में क्यों बंद किया जाता है? जब अमन ये सवाल उस औरत से पूछता है, वैसे ही वो औरत चिल्लाना शुरू कर देती है, पुलिस पुलिस, ये पुलिस है, चोर मुझे बचाओ। अरे आंटी जी, ऐसा नहीं है। उस औरत की आवाज सुनकर वो चोर जो इस औरत के सोने चांदी के गहने ले गया था वापस आ जाता है। क्या हुआ? ये पक्का पुलिस है। ये मुझसे अजीब सवाल पूछ रहा था। पक्का ये मेरे चप्पल चुराने से बचाना चाहता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इनकी चप्पल को नहीं चुरा रहा था। अब तू चल, अब तू मेरे साथ चोरदानी के चोर थाने चलेगा। चोर उस औरत का चप्पल चुराता है और अमन को थाने लेकर जाने लगता है। चोर थाने को आयुष चोर चलाता था। चोरी करने आया मैं, मेरी तो कमाई हो, अगर पुलिस सामने आए तो उसकी तो कुटाई हो। चोरी करने आया मैं, मेरी तो कमाई हो, अगर पुलिस सामने आए उसकी तो कुटाई हो। ना 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 ना। गाने के बीच में ही वो चोर अमन को थाने ले आता है। सलाम चोरदार जी, ये किसे उठा लाए चोर फिसर? चोरदार जी, ये चप्पल चुराने से बचा रहा था, तभी मैंने इसे पकड़ लिया और चप्पल को मौकाए वारदात से चुरा लिया। चप्पल अब सही सलामत चोरी हो चुकी है चोरदार जी। चप्पल चुराने से बचा रहे थे? बेटा, अब तो तुम पकड़े गए हो। इस थाने में डंडे कम पेट पूजा ज्यादा होती है। ले जाओ इस पुलिस वाले को और बंद कर दो जेल में। तभी अमन आयुष से कहता है, देखिए चोरदार जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं शहर से इस गांव में आया हूँ। मैं लेखक हूँ जो कहानियां लिखता है अजीबोगरीब कुकू टीवी अखबार के लिए। जैसे ही मैंने इस गांव के बारे में सुना, मैं यहाँ आ गया गांव के बारे में लिखने के लिए। तो तुझे इस गांव के बारे में लिखना है? अमन और आयुष बात ही कर रहे थे, तभी जेल से एक पुलिस वाली की आवाज आती है। मैंने सब कुछ किया, मैं गुनहगार हूँ, आगे से मैं भी बहुत चोरी करूंगी। आयुष चोरदार अमन से कहता है, आओ, हम तुम्हें इस एसपी से मिलाते हैं। आयुष चोरदार अमन को एसपी के पास ले जाता है। एसपी जेल में थी और जेल का दरवाजा भी खुला हुआ था। जेल में बहुत सारा खाना रखा हुआ था। ये देखो, इस गांव की सबसे बड़ी पुलिस। इसे हमने हीरे की चोरी रोकते हुए पकड़ा था, तब से ये यहीं है। मैं गुनहगार हूँ चोरदार जी, मैं हीरे की चोरी नहीं रोक रही थी।
मेरे दोस्त आईपीएस अफसर उस चोरी को रोक रहे थे। नहीं चोरदार जी, ये निर्दोष है। मैंने जेल का दरवाजा खोल कर रखा था, मगर ये फिर भी नहीं भागी। ये निर्दोष है। अगर ऐसा है तो इसे और टिंडे दो खाने के लिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे और टिंडे नहीं खाने हैं। आयुष चोरदार अमन को कहता है, सुन अमन, गांव में एक लाइब्रेरी है जहां पर चोरी कैसे करते हैं उन सारी चीजों की किताब मिलती है। वहां जा, वहां पर तुझे इस गांव के इतिहास के बारे में पता चल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आयुष चोरदार जी। हाँ हाँ ठीक है, तू मुझे बिल्कुल नेक इंसान नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं तुझे जाने दे रहा हूँ। अमन वहां से निकल जाता है और गांव की लाइब्रेरी में पहुंचता है, जहां पर बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। अमन एक दो किताबों के नाम पढ़ता है। चोरी के 48 नियम हैं? 12 नियम चोरी के? ये कैसी कैसी किताबें हैं लाइब्रेरी में? तभी अमन को वहां पर एक किताब चमकती हुई दिखती है, जिसके ऊपर लिखा होता है उल्टा जेल का राज। अमन वो किताब उठाता है और पढ़ना शुरू करता है, जिसमें कोई बूढ़ा आदमी ये कहानी सुना रहा था। बेटा, ये मैं ही हूँ जिसने इन पुलिस वालों को जेल में डाला और ऐसा श्राप दिया कि अब ये लोग जन्म जन्म तक नहीं भूलेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। बात है 1855 की, जब मैं इस पुलिसदान गांव में आया था। सब यहाँ पर खराब चल रहा था। इस गांव में मैंने देखा कि पुलिस वालों को काफी इज्जत दी जा रही है। मेरे बूढ़े होने के कारण मैं छड़ी के सहारे चलता था। साधारण छड़ी नहीं, सोने की छड़ी। मैं बस इस गांव में आया ही था कि तभी एक पुलिस वाली मेरे पास आई। आपको कभी देखा नहीं मैंने यहाँ पर? जी, मैंने भी आपको पहले कभी देखा नहीं है। कल ही मंगल ग्रह से आया हूँ ना, इसीलिए। मजाक अच्छा करते हैं दादाजी। मंगल ग्रह पर भी मेरे मित्र मुझे मजाक के लिए नहीं कहते थे। आपकी छड़ी तो काफी चमक रही है दादाजी। सोने की है क्या? हाँ, सोने की है, और वो भी साधारण सोने की नहीं, मंगल ग्रह के सोने की। आप बड़े ही मजाकिया हैं। उस पुलिस वाली को लग रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मगर मैं सच में मंगल ग्रह से ही आया हूँ। इस पुलिसदान गांव ने पुलिस को बहुत इज्जत दी, मगर ये पुलिस वाली मेरी छड़ी देखकर लालच में पड़ गई और अपने थाने में बैठकर सोचने लगी, अगर वो छड़ी मैं चुरा लूं तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी, और छड़ी चुराने के बाद उस बूढ़े आदमी पर ही नाम डाल दूंगी कि ये छड़ी उस बूढ़े आदमी ने चुराई है। अपनी पावर का इस्तेमाल करने का भी अलग ही मजा है। मैं भले ही मंगल ग्रह से आया हूँ, मगर थकता मैं भी हूँ, और अगर दोपहर के समय पुलाव खा लूं तो जहाँ जगह मिले वहीं सो जाता हूँ। फिर क्या, मुझे एक पेड़ नजर आया, मैं उसके नीचे जाकर सो गया। सोने के बाद वो पुलिस वाली वहां पर आई और चुपके से मेरी छड़ी को मेरे पास से उठाकर ले जाने लगी। तभी मेरी आंख खुल गई और मैंने उससे कहा, ऐ चोर चोर, ये पुलिस वाली मेरी सोने की छड़ी चुरा रही है। दादाजी, आपने भी ये छड़ी कहीं से चुराई ही होगी। हाँ, चुराई है मैंने ये छड़ी, मगर मंगल ग्रह पर चुराई थी। इस दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। तुम पुलिस के भेष में एक चोर हो। हाँ हूँ, तो मेरा इस गांव में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो कभी कभी खुलेआम भी चोरी करती हूँ और किसी और पर नाम डालकर उसे जेल में डाल देती हूँ। ओह, तो ऐसा है। पुलिस वाले की ये बात सुनकर मैं अपना हाथ आगे करता हूँ और मेरी छड़ी उसके हाथ से छूटकर वापस मेरे हाथों में आ जाती है, और मैं पुलिस वाली से कहता हूँ, दुनिया में दो चीज कभी नहीं करनी चाहिए, मुझे हल्के में ना लो और दूसरा मेरी छड़ी को छूना नहीं, और ये दोनों चीजें तुमने मेरे साथ की हैं। डायलॉग मारना बंद कर दीजिए, आप पर जच नहीं रहा है ये। अच्छा रुको, अभी श्राप देता हूँ। 1 मिनट बाद मैं अच्छी तरह से छड़ी को जमीन में गाड़कर खड़ा कर देता हूँ और मंगल ग्रह का मंत्र पढ़ता हूँ, जो ये चोर है ले ले जगह पुलिस की, जेल में हो जाए सब कुछ उल्टा, इज्जत मिले चोर को और पकड़े जाए ये पुलिस वाले।
और हो जाए तख्ता पलटा। मेरे इस मंत्र के बाद सब कुछ उल्टा हो गया है। जो भी ये किताब पढ़ रहा है वो उस छड़ी को कृपया ना निकाले, नहीं तो ये श्राप टूट जाएगा। जियो और जीने दो। मैं सोने जा रहा हूँ फिर से। अमन किताब पूरी पढ़ लेता है और ठान लेता है कि अब वो इस गांव को इस श्राप से मुक्त करेगा। अमन गांव के उस पेड़ के पास पहुंचता है जहां पर इतने सालों बाद भी वो छड़ी गाड़ी हुई थी। आज मैं श्राप को खत्म कर दूंगा। जैसे ही अमन वो छड़ी निकालने जाता है, वहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है और अमन से कहता है, ए लड़के, ये मेरी छड़ी है, इस छड़ी को क्यों निकाल रहे हो? अच्छा, आप ही वो चोर एलियन हैं। मेरा मतलब आप ही वो एलियन है ना? आप अभी तक जिंदा कैसे हैं? मैं इंसान थोड़ी हूँ, मैं एलियन हूँ। मैं हमेशा जिंदा रहता हूँ। ये बूढ़े इंसान का तो मैंने बस रूप ले रखा है। मैं तो बस इस गांव को इस श्राप से छुटकारा दिला रहा था। बेटा, एक सलाह देता हूँ, आगे से किसी की मदद करो तो एक बार सामने वाले से पूछ लिया करो कि उसको आपकी मदद की जरूरत है या नहीं। ऐसे हीरो मत बना करो। मैंने भी यही सोचा था कि थोड़े दिन बाद मैं ये श्राप वापस ले लूंगा, मगर गांव वाले अचानक से प्रगति करने लग गए थे। इस श्राप के बाद चोर जो कुछ चुराते वो लोगों के काम के लिए इस्तेमाल करते, और जो पुलिस जेल में बंद है उन्हें ढेर सारा खाना मिलता है खाने के लिए। ओह, तो ये श्राप आशीर्वाद की तरह इस गांव में है। समझ गया चोर एलियन जी। क्या? मेरा मतलब एलियन जी। अमन अपने शहर लौट जाता है और कुकू टीवी के लिए ये अतरंगी गांव की रोमांचक कहानी लिखता है। एक सदी की बात है जब अंग्रेजों का भारतवर्ष पर कहर फैला हुआ था। जो भी उनके खिलाफ बगावत करता वो उसे अपने बदबूदार जेल में डाल देते। आखिर कब तक इन अंग्रेजों की गुलामी हमें सहनी पड़ेगी? यहाँ रहते रहते 14 साल हो गए हैं। कुछ दिनों में हम बस यहाँ से छूट जाएंगे, लेकिन हम बाहर जाकर करेंगे क्या? मैं तो सबसे पहले अपने परिवार से जाकर मिलूंगा। मेरी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी होगी। पिछले 14 साल से मैंने उसे देखा तक नहीं है। कमल और करिया अंग्रेजों के झूठे आरोपों की वजह से कैद हो गए थे। पूरे 14 साल जेल में बिताने के बाद आखिर उनके छूटने का दिन आ गया था। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सबक सीख कर जाओगे, और तुम भी उम्मीद करना कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। कमल और करिया जेल से छूटकर तुरंत अपने घर जाते हैं। दोनों एक ही गांव के निवासी थे। कमल अपने परिवार, अपनी बेटी विद्या से मिलने के लिए बड़ा ही खुश होता है, और जैसे ही घर जाता है वहां जाकर देखता है कि वहां पर एक टूटी फूटी मकान है। सुषमा, पायल, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं आ गया। कुछ देर आवाज लगाने पर भी वहां कोई नहीं आया। तब गांव के एक घुम्मड़ काका ने कमल से कहा, कौन हो तुम बेटा, और किसे आवाज लगा रहे हो? अरे घुमक्कड़ काका, आप तो बूढ़े हो गए। मुझे पहचाना? मैं कमल, आज ही जेल से छूटा हूँ। अरे आओ आओ कमल बेटा आओ। तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी कहाँ हैं? मेरी आंखें उन्हें देखने के लिए तरस गई हैं। क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारे घर का बुरा हाल था। सुषमा बेचारी लोगों के घरों में जाकर झाड़ू बर्तन करती थी, और तुम्हारी बेटी पढ़ाई के लिए तरस रही है। भगवान ने मेरे परिवार का बहुत बुरा हाल किया है। मैं अब क्या करूं जिससे मेरा परिवार सही सलामत रहे? लेकिन ये दोनों हैं कहाँ? तुम्हारी बेटी और पत्नी हमारे गांव के उस जंगल के पास ही रहते हैं। आजकल सुषमा वहाँ लकड़ियाँ काटकर अपना घर चला रही है। जाओ जाकर मिल लो। चाचा की बात सुनते ही कमल अपने परिवार से मिलने जंगल की तरफ चला गया, और वहां जाकर अपने परिवार को बुरी स्थिति में देखकर उसके आंखों से आंसू बहने लगे। सुषमा, देखो मैं आ गया। चलो अब घर चलो। अब आए हैं आप, जब हमारा परिवार ही नहीं बचा, और क्या करेंगे उस घर में ले जाकर?
वहाँ ना तो कुछ खाने को है और ना ही रहने के लिए कुछ बचा है। तुम उसकी चिंता मत करो और मेरे साथ चलो और पायल को भी साथ ले लो। नहीं पिताजी, मुझे तो आपको पिताजी कहने में भी शर्म आती है। सबने हमें ताने मार मार कर ये हालत कर दी हमारी। अब आप मुझसे तभी मिलने आना जब आप काबिल बनकर लौटना। कमल अपने परिवार को बिखरता हुआ देख चुका था। वो वहाँ से चुपचाप मायूस होकर चला जाता है और सारी बातें करिया को बताता है। मैं जानता हूँ दोस्त, हम देश के लिए जेल गए और देश आज हमारा ये हाल कर रहा है। क्यों ना हम नौकरी ढूंढे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा काम हमें मिल ही जाएगा। कमल और करिया कई जगह काम मांगने जाते हैं, लेकिन उनके जेल जाने की वजह से उन्हें कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। पूरा कस्बा गांव सब छान मार लिया, कहीं कोई काम नहीं है। चलो वहाँ देखें, वहाँ एक भोजनालय नजर आ रहा है, जाकर देखते हैं कहीं वहाँ कुछ काम लायक मिल जाए। कमल और करिया वहाँ जाकर काम मांगने की कोशिश करते हैं। तब वहाँ की मालकिन उनसे कहती है, चले जाओ यहाँ से, तुम चोरों का क्या भरोसा, कहीं मेरे ही यहाँ कोई लूटपाट कर दी तो। चले जाओ यहाँ से। करिया और कमल वहाँ से भी निराश होकर चले जाते हैं। कई दिनों तक प्रयास करने के बाद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तब कमल कहता है, ये सब उस जेल की वजह से हुआ है, ना हम जेल जाते ना ये सब होता। तो चलो उसी जेल के पास। कमल और करिया उस जेल के पास जाते हैं जहां वो 14 साल से रह रहे थे और वहां जाकर उसी अंग्रेज जेलर से कहते हैं, तुमने हमें बेमतलब के 14 साल जेल में रखा, जिस वजह से ना तो हमारे पास काम है और ना ही खाना। और हमारा परिवार तो हमसे मिलने से भी डर रहा है। तुम जैसे 2 कौड़ी के कैदी फिर से इस जेल में आ गए, तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें हम और क्या दें? आप हमें काम दीजिए और क्या, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं तंग आ गया हूँ तुम जैसों से मिल मिलकर। हमेशा तुम्हारे जैसे कैदी यहाँ आकर काम की भीख मांगते हैं। क्या कहा? हमारे जैसे और हैं? क्या तुम बता सकते हो कि वो कहाँ मिलेंगे? खुद जाकर देख लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। कमल और करिया सारे बेरोजगार जेल कैदियों को ढूंढने लगे। देखते ही देखते कई सारे कैदियों को जमा करने के बाद कमल उनसे कहता है, हम सबके पास कुछ काम नहीं है, लेकिन अगर हम मिल के कुछ करें तो हमारे पास ढेर सारे काम आ जाएंगे। लेकिन कमल भाई, हम करेंगे भी क्या? ना तो हमें कुछ आता है और ना ही कुछ सामान है करने के लिए। बिल्कुल, हमें तो समाज ने भी ठुकरा दिया है। इन सब के बीच अब नया क्या करें? तुम सब बस खाना खाना जानते हो क्या? उसके अलावा कुछ भी नहीं। लानत है तुम सब पर। लेकिन ये खाना बनाना भी जानता है। खाने पीने से याद आया कि हम एक होटल खोल सकते हैं, जिसे हम सब लोगों को खाना खिलाकर पैसे कमा सकें। नहीं, ये सब नहीं करना, मैं इस चीज में नहीं हूँ। कमल भाई, हम कुछ राशन उधार लेकर अपना होटल खोल सकते हैं। हमें बस अच्छी जगह की तलाश है। जगह की चिंता मत करो, मेरे गांव का घर किस दिन काम आएगा। हम कल ही वहाँ पर जेल होटल खोलेंगे। सारे जेल के भाई बंधु उस होटल को चलाएंगे। करिया और कमल ने मिलकर कमल के घर को एक जेल जैसे रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया, जो गांव के बिल्कुल पास में ही था। सारे कैदी गांव-गांव जाकर अपने जेल रेस्टोरेंट का प्रचार करने लगे। देखते ही देखते कुछ समय बीत चुके थे। कमल का जेल रेस्टोरेंट चलने लगा था। कमल और उसके साथी कैदियों की मेहनत रंग ला रही थी। भाई साहब, क्या आप मुझे आलू का पराठा और सरसों की सब्जी देंगे? हाँ बिल्कुल, मिलेगा ना। आप जाकर टेबल पर बैठ जाइए। जेल रेस्टोरेंट है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमें जेल जैसा ही खाना दो। याद रखना, मैं बहुत खतरनाक हूँ। एक तरफ सारे जेल के कैदी खुश थे कि अपनी सजा काटने के बाद यही एक समय था जहाँ पर वो अपने परिवार से जुड़ने लगे थे। कमल का परिवार भी आकर जेल रेस्टोरेंट में मेहनत किया करता था, लेकिन दूसरी तरफ जेल के अंग्रेज जेलर को कैदियों के इस हलचल के बारे में पता चल गया था। मैंने सुना है कि ये जेल से छूटे हुए कैदी कुछ हलचल कर रहे हैं। क्या करे मालिक, इन्हें फिर से अंदर कर दें? हमें इनकी गुलामी ही चाहिए,
इन्हें मिलावट का खाना बनाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लो। और वैसा ही हुआ। अंग्रेज और उसके सिपाही अगले ही दिन जेल रेस्टोरेंट में पहुंचकर उन्हें मिलावट के सामान बेचने के जुर्म में गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैं तुम सबको नकली जहरीला खाना बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। तुम 2 कौड़ी के लोग जेल में ही रहना डिजर्व करते हो, ना कि जेल के बाहर। और जैसे ही अंग्रेज जेलर और उसके सिपाही वहां उन्हें गिरफ्तार करने लगे, सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और उनसे कहने लगे, तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लगता है तुम्हें भी मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा। अंग्रेज के इतना कहते ही घुम्मड़ काका ने अपने थैले में रखा हुआ दिव्य अगरबत्ती का राख निकालते हैं और उनसे कहने लगते हैं, ये मेरे हाथ में जो दिव्य अगरबत्ती का राख दिख रहा है ना, ये जादुई है। अगर इसे मैंने तुम्हारे ऊपर डाल दिया तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। मैं इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता। घुम्मड़ काका ने उनके ऊपर अगरबत्ती का राख डाल दिया, जिससे अंग्रेजों को दिखाई देना बंद हो गया। अरे मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ओह माय गॉड, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मुझे माफ कर दो, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। अभी सिर्फ दिखाई देना बंद हुआ है, चले जाओ वरना सब बंद हो जाएगा। घुम्मड़ काका के इस जादुई राख ने जेल रेस्टोरेंट को बचा लिया। सारे गांव वालों ने मिलकर एकता से उनका सामना किया और उन्हें अपने गांव से भगा दिया।